Hello everyone, welcome to the subject General Science Physics for the exam CGPDTM Patent Officer. This is the lecture number 7. इसके पहले के 6 लेक्चर्स अगर आप देख चुके होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत जल्दी ही फिजिक्स ख़त्म होने वाली है। इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं फ्रॉम द टॉपिक सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन एंड सिंपल पेंडुलम। तो ये तीनों टॉपिक आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो जो भी आपकी लिक्विड होती है, आइदर वाटर, मिल्क, एनीथिंग, उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि वो जब भी आप उसको सरफेस पे डालोगे तो वो मिनिमम एरिया में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। जो भी आपका लिक्विड होता है वो अपने आप को एक मिनिमम एरिया में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। इस प्रॉपर्टी को आपको कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव्स टू सम एक्सटेंट लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन्स हैविंग अ नेचुरल टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई अ मिनिमम पॉसिबल एरिया। इसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है जो आपके लिक्विड या वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं कि वो मिनिमम एरिया में अपने आप को एडजस्ट कर सकें। जैसा कि आपको यहाँ पर ये पानी की ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो पानी की ड्रॉप्स हैं, मतलब जब इसको सरफेस पे हम रखते हैं तो इस पर एक फोर्स लगता है ऊपर की साइड, या कह लो जो ये आपकी लिक्विड है इस पर एक फोर्स लगता है। और जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है ये वही फोर्स अपॉन लेंथ ऑफ द लाइन ड्रॉन, ठीक है। जो एक लेंथ यहाँ पर आपको देख रही है ड्रॉन होती हुई और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। क्लियर है। सरफेस टेंशन आपका जो है वो लीनियरली डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और वो एग्जाम्पल्स इतने फेमस एग्जाम्पल्स हैं कि उसके क्वेश्चंस आपके पेटेंट ऑफिसर के एग्जाम में आ सकते हैं। कि जैसे आपका सरफेस टेंशन ऑफ द ऑल लिक्विड डिक्रीजेज लीनियरली विद टेम्परेचर, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को कि सरफेस टेंशन है अगर आपकी वो और कम हो जाएगी अगर हम इसकी टेम्परेचर को, लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना, आगे मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगी। बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन ज़रूरी है। उसके अलावा इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। जैसा आपने पता किया कि फॉर्मूला ही होता है कि फोर्स अपॉन लेंथ, तो आप यहाँ से आप इसकी ऐसा यूनिट निकाल सकते हो। और द वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन बिकम जीरो एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। एक क्रिटिकल टेम्परेचर आता है जिस पे सरफेस टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाती है। देयर सरफेस ऑफ द लिक्विड ट्राइज टू एक्वायर अ मिनिमम एरिया ड्यू टू द सरफेस टेंशन एंड दैट्स वाई रेन ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप्स ऑफ मरकरी आर स्फेरिकल। याद रखना क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि आप जब भी देखते हो कि पानी की बूंद जब आपका अर्थ पे गिरती है या कहीं पे गिरती है, जो रेन ड्रॉप होती हैं, तो वो स्फेरिकल शेप क्यों बनाती हैं? क्योंकि उसको अपना मिनिमम एरिया में वो एडजस्ट होने की कोशिश करती हैं। अक्वायर मिनिमम एरिया ड्यू टू द सरफेस टेंशन, जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ये मिनिमम एरिया लाने की कोशिश करती हैं और इसकी वजह से उसका शेप स्फेरिकल होता है। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि व्हाई द रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, ठीक है। आंसर आप ये कर दोगे। इसके कुछ आपके फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आप एक वाटर ड्रॉप, ये आपका वाटर है, इसके अंदर अगर आप किसी निडल को रखते हो, इसके अंदर अगर आप किसी निडल को रखोगे तो जो निडल है वो फ्लोट करेगी। निडल आपकी फ्लोट क्यों करेगी? सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। सरफेस टेंशन कम होगा, इस वजह से वो जो निडल होती है वो डूबने की बजाय फ्लोट करती है। एग्जाम्पल आप याद रखना। बहुत बेसिक में अगर आपको बहुत डीपली इसकी नॉलेज चाहिए होगी तो आप इसकी कुछ वीडियोज़ वगैरह पड़े हुए यूट्यूब पे इस एक्सपेरिमेंट्स की, वो देख लेना, बट इतना ज़रूरत है नहीं। बस आपको याद रखना है कि ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सरफेस टेंशन के हैं। सोप और डिटर्जेंट में भी यही बात होती है कि जैसे आप कपड़ों को वॉश करते हैं, जब आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो जब सोप और डिटर्जेंट की वजह से जो आपके कपड़े वॉश होते हैं, वो क्यों वॉश होते हैं? क्योंकि वो सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं वो पानी का जो सरफेस टेंशन है वो और कम कर देते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर एंड क्लॉथ देयर बाय ये क्लीन होते हैं। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया, थिन निडल का एग्जाम्पल हो गया। जो आपका सोप का सोल्यूशन होता है वो भी आपका बबल के फॉर्म में होता है। द थ्रू अ सोप सोल्यूशन
solution a great bubble can produced as a water reduces its surface tension। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं, आप पढ़ लेना। एक और फेमस एग्जाम्पल है कि अगर आप देखते थे कि वाटर कूलर वगैरह में जब पानी इकट्ठा होता है तो बहुत मच्छर लगने लगते हैं, तो उन मच्छरों को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो एडवाइजरी करती है, जब डेंगू वगैरह बहुत फेमस होने लगता है अभी इसी मौसम में, रेनी सीजन में, कि इस वाटर में आप केरोसिन ऑयल की ड्रॉप्स डाल देंगे। तो जो केरोसिन ऑयल है वो वाटर में ऐसे स्फेरिकल शेप लेकर इकट्ठी हो जाती है। ये वाटर की जो सरफेस टेंशन होती है उसको कम कर देती है। ऑन अ स्प्रे ऑफ केरोसिन ऑयल द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर रिड्यूसेस एंड मॉस्किटो सिंक इनटू द वाटर एंड डाई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो वाटर में या मतलब कहीं पे भी कूलर वगैरह में जो हम केरोसिन ऑयल डालते हैं वो क्यों डालते हैं, क्योंकि हम इस वाटर का सरफेस टेंशन कम करना होता है, इस वजह से हम डालते हैं। सरफेस टेंशन वर्ड आप याद रखना किस किस एग्जाम्पल में यूज़ हो रहा है। जो सूप होता है, जो हम सूप पीते हैं, जब हम उसको हॉट सूप पीते हैं तो हमें टेस्टी लगता है, और जब हम उसको ठंडा होने पे पीते हैं तो हमें वो टेस्टी नहीं लगता है। ये क्या रीज़न है? इसका भी रीज़न आपका सरफेस टेंशन होता है, क्योंकि जब हम इसको जब गर्म करके इसको पीते हैं तो इसमें क्या होता है कि सरफेस टेंशन आपकी और कम हो जाती है। जैसे मैंने भी पीछे बताया कि हॉट वाटर में जो आपकी सरफेस टेंशन होगी और कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाती है। इसकी वजह से आपका सूप हमें टेस्टी लगता है। एग्जाम्पल्स बस आपको याद करना है। सेम इसी तरीके से जो शेविंग ब्रश होता है, इसका भी एग्जाम्पल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपसे कैपिलरी एक्शन की। ये भी बहुत बेसिक फिजिक्स है, इसमें कुछ नहीं है। एक वाटर, अगर आप एक टब के अंदर एक पतली सी फाइन बोर जिसको कहते हैं, उसको हम कैपिलरी भी कहते हैं, इसको अगर हम इसके अंदर डालेंगे बकेट के अंदर, तो ये जो पानी है बकेट का, ये इस कैपिलरी के अंदर आने लगेगा। ध्यान से देखना, ये इस पानी जो है ये आपका कैपिलरी के अंदर आने लगेगा। इसमें दो वर्ड्स और भी आते हैं, एडिसिव एंड कोएसिव। उसके बारे में इतना नहीं जानेंगे, जब मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगी तब मैं उस वर्ड्स के बारे में बताऊंगी आपको। तो व्हेन अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब ऑफ फाइन बोर कॉल्ड कैपिलरी when a long glass tube of fine bore called capillary tube dripped into the liquid, then the liquid rises or depresses in the tube। तो जब ये लिक्विड होती है वो क्या होती है, इस कैपिलरी के ऊपर आने लगती है, तो इसी को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। कुछ जगहों पे आप देखोगे मरकरी पे, जैसे आप देख रहे हो कि ये आपका मरकरी पर जो आपका जो कैपिलरी रिपल्शन होता है, आप यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पर जब कैपिलरी में क्या है ये ऊपर तक भर जा रही है, लेकिन अगर अब मरकरी है तो मरकरी में आप ये देखोगे इसका जो कर्व है वो इस तरीके से, तो यहाँ पर कैपिलरी रिपल्शन होता है। अगर यहाँ पर मरकरी भरा हुआ है तो कैपिलरी रिपल्शन होगा, और अगर वाटर भरा हुआ है तो कैपिलरी एक्शन होगा और पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द कैपिलरी एक्शंस। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप देख सकते हो कि जो ब्लोटिंग पेपर होता है, ठीक है, उसके अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, तो जो भी आपका पेपर होता है उसके अंदर सिंक कर जाता है। ब्लोटिंग पेपर सक्स टू द इंक ड्यू टू द स्मॉल होल्स ऑफ द पेपर विच एक्ट लाइक अ कैपिलरी ट्यूब। जैसे अगर आप ये जो ब्लोटिंग पेपर होता है इसमें अगर आप इंक डालोगे तो इसके इस रफ जो इसका पेज होता है वो रफ होता है, इसकी वजह से जो इंक होती है ये सोख लेती है, तो ये भी एक कैपिलरी इफेक्ट है। सेम जो आपको याद हो कि जो आप बचपन में देखते थे जो लैम्प आता था, मैं बना नहीं पा रही हूँ, इसी एग्जांपल पूछा नहीं जाएगा, जब लाइट कट जाती थी तो ये एक तरीके से हम बत्ती लगाते थे, एक लैम्प होता था जिसे हम मालगुड़ी डेज वगैरह में आपने देखा होगा, पुरानी जो मूवीज़ देखेंगी तो लालटेन कहते थे बेसिकली इसको, वहाँ पे भी आपको कैपिलरी इफेक्ट देखने को मिलता था। ब्रांच और लीफ होते हैं, जो उसमें भी जैसे जो पानी होता है, मतलब जो आपका अर्थ से जो भी पानी सोख करके जो प्लांट्स के डिफरेंट आपके स्टेम में वगैरह में जाता है, तो वो भी आपका कैपिलरी एक्शन की वजह से जाता है। सेम इसी तरीके से जो जब आप देखते हो कि बहुत बारिश हो जाती है तो उसके बाद जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो खेत होता है उसकी गुड़ाई शुरू कर देते हैं, प्लो करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज जो रेन होती है तो वहाँ पर कैपिलरी इफेक्ट शुरू हो जाता है, मतलब पानी आपका भरना शुरू हो जाता है। तो कैपिलरी इफेक्ट को ब्रेक करने के लिए जो आपका फार्मर्स होते हैं वो उसकी खुदाई शुरू कर देते हैं। तो ये सब आप थ्योरी पढ़ लेना। जस्ट आफ्टर द हैवी रेनफॉल फार्मर प्लो देयर एग्रीकल्चर लैंड्स टू ब्रेक द कैपिलरी फॉर्म बाय द सॉइल सो दैट द वाटर डज नॉट कम अप टू द सरफेस अपर सरफेस एंड द सॉइल रिमेन्स वेट। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो कैपिलरी के एग्जाम्पल हैं, इनको आप पढ़ लोगे।
ठीक है, मैं नेक्स्ट बात करती हूँ आपसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो आपकी अर्थ होती है वो डिफरेंट गैसेस हैं उससे सराउंडेड होती है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट ये आपकी अर्थ है, जो अर्थ होती है वो डिफरेंट गैशियस लेयर से जो सराउंडेड होती है, उसी को हम बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं। एज अ ह्यूमन आपके ऊपर भी बहुत सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। तो जो ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है वो ग्रेविटी की वजह से लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड विच इज एक्सर्टेड बाय कॉलम ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 45 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, अब हम यूनिट की बात कर लेते हैं। तो ये यूनिट इंपॉर्टेंट है जिसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 एटमॉस्फेरिक या ATM इसको भी लिखते हैं, 1 ATM इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका 103.125 समथिंग होता है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड कॉलम ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg इक्वल्स टू 1.33 इंटू 10⁻³ पास्कल। ये याद रख लेने हैं आपको यूनिट जो एट के होते हैं आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसमें से ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बैरोमीटर की। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने अभी पिछली वीडियो में पिछले स्लाइड्स में बात की, जिसमें आपका जो भी आपके ऊपर प्रेशर लग रहा है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। उसको हम बैरोमीटर की थ्रू मेज़र करते हैं। बैरोमीटर के थ्रू जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करते हैं उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं एंड्रॉयड बैरोमीटर की, जो बेसिकली एल्टीट्यूड डिफरेंट जो प्लेसेस होते हैं उसके एल्टीट्यूड को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अंदर लिक्विड नहीं होता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एल्टीमीटर की। द डिवाइस एल्टीमीटर ऑपरेट्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एंड्रॉयड बैरोमीटर बाय विच एल्टीट्यूड आर मेजर। तो जो डिवाइस होता है उसको हम एल्टीमीटर भी कहते हैं, जो बेसिक एंड्रॉयड बैरोमीटर की प्रिंसिपल पे काम करता है और ये भी एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आपको पता है कि कोई भी एक पेंडुलम है जिसको अगर आप, इसको हम बॉब कहते हैं। ये एक लॉन्ग थ्रेड से आपके रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड होता है। इसको अगर हम एक तरफ मूव कराकर छोड़ दें तो ये इस तरीके से अपना सिंपल पेंडुलम एक टाइम पीरियड के अंदर इस तरीके से ये आपका पेंडुलम मूव करता रहता है। अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ हैवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय अ मासलेस एंड अ परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मीन पोजीशन है यहाँ पर, और उसके बाद से ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव कर रहा है। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है और फिर यहाँ पर होता है। तो जो ये एक बार मूव करने के बाद वापस से यहाँ मूव करने के बाद जो अपनी फिर से दोबारा उस पोजीशन में आता है, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2π√L/g। जो ये आपका T होता है वो टाइम पीरियड होता है जो ये आपका इफेक्टिव लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप इफेक्टिव लेंथ को बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो टाइम पीरियड होता है ये आपका स्क्वायर रूट के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T G। और G आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अगर आप अर्थ से ऊपर जाओ या नीचे जाओ तो ये घटता है। तो इससे क्या होगा कि G घटेगा, तो इसका मतलब है कि आपका जो T है टाइम पीरियड वो बढ़ेगा। तो टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है कि इसको ज़्यादा टाइम लगेगा अपने मीन पोजीशन में आने में। ठीक है, तो जो मेन पोजीशन में आने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसका मतलब है पेंडुलम बहुत लॉन्गर टाइम में ये अपना स्लो डाउन होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा मूव करने में इसको टाइम लगेगा तो इसका मतलब है कि इसको जो अपने मेन फेज़ में आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि पेंडुलम, अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर पेंडुलम देखते हैं तो वहाँ पर पेंडुलम की जो क्या नाम है, पेंडुलम के जो टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटी काम नहीं करती है तो वहाँ पर G की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर आप फॉर्मूले में G की वैल्यू रखोगे तो फॉर्मूले में G की वैल्यू अगर आपने 0 रख दी तो जो ये आपका फॉर्मूला है तो ये आपका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, तो पेंडुलम वहाँ पर काम ही नहीं करेगा। समर सीजन की बात करते हैं तो जो लेंथ होता है पेंडुलम का वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो इसकी वजह से जो टाइम पीरियड है वो भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। उसकी वजह से जो पेंडुलम क्लॉक होती है वो स्लो हो जाएगी। और इसी तरीके से बात करते हैं, अगर हम मून पर निकालते हैं पेंडुलम
पे क्या असर आएगा, तो आपको पता है कि जो मून पर ग्रेविटी होती है वो ओरिजिनल ग्रेविटी का 1/6 हो जाती है। तो जब आप फॉर्मूला रखोगे जी डैश जो होता है आपका g/6 हो जाता है, तो फॉर्मूला रखोगे 1/2 पाई, तो अंडर रूट यहाँ पे g/6 रखोगे, ये 6 ऊपर चला जाएगा तो आपका टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब पेंडुलम आपका स्लोली स्लो डाउन होगा। एज on the moon acceleration due to gravity is g/6, period of the oscillation of pendulum increase on the moon, so pendulum slow down। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कैन बी यूज टू एक्सप्लेन इट्स स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप। जो आपका स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल शेप इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो मिनिमम एरिया को अक्वायर करे। इस जो टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। नेक्स्ट होता है जो आपका, इट इज़ ईजियर टू वॉश क्लॉथ इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में क्लॉथ को वॉश करना ज़्यादा इजी इसलिए होता है कि आपका जैसे ही आप हॉट यानी वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उस वजह से आपका जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सरफेस टेंशन आपका डिक्रीज कर रहा है यानी सरफेस टेंशन ऑफ हॉट वाटर इज़ लेस। इसकी वजह से वो ईजिली वॉश करना उसको आसान हो जाता है। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट वन। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा स्पीड मैंने पकड़ी है क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आप इसको फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो, और इन केस फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रही हूँ उतना ही पढ़ो, और इससे रिलेटेड मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बहुत सारे लेकर आऊँगी, जिससे आपका ये जनरल साइंस का जो पूरा जो आपका 30 मार्क्स है वो आपका बहुत अच्छे से स्कोर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिसकी वजह से आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। थैंक यू।